गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आई होप कि आपको जो मेरा कल वाला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, वो अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशो इन हरियाणा। बेसिकली जो ये चीज़ें हैं जिसमें जो है डेमोग्राफी हम इसे कहते हैं, मीन्स कि लोग कैसे हैं। तो आज जो हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि हरियाणा की पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स कि हरियाणा की पॉपुलेशन है कैसी। अगर डिटेल में जाऊँ तो कि यहाँ पे ओल्ड एज कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, या उस हिसाब का कि यंग पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ की पॉपुलेशन नेचर वाइज कैसी है। तो बेसिकली हम अगर बात करें तो इसमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, और ये इसके बारे में आप जानते ही हो। लेकिन अगर बात करें बेसिकली कि 2011 में हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी। देखो, हमारी जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो होती है 10 साल में एक बार। तो पहले पिछली जो जनगणना थी वो थी 2011 में, और जो अब होगी वो नेक्स्ट ईयर होगी 2021 में। तो सीधी सी बात है, ये 9 साल पुराना डेटा है कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 2.5 करोड़ के आसपास, हरियाणा की पॉपुलेशन। तो उसके बाद इसकी अगर लेकिन अदर स्टेट से कंपेयर करें पॉपुलेशन वाइज, तो ये 17वें नंबर पे आता है, 70th नंबर पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है हरियाणा, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उसके अलावा हम जो है, अगर हम बात करें जियोग्राफिक कंडीशन की, तो हम इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हम लाई करते हैं। और उसके बाद जो है हरियाणा की कुछ सिटीज़ हैं ऐसी जो बिल्कुल ही डेंस, जहाँ पे पॉपुलेशन है, हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका गुरुग्राम है, ठीक है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। उसके बाद चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब दोनों ही उस पर क्लेम करते हैं, और वो दोनों की है कैपिटल। तो इसमें लिखा हुआ है कि वाइल चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट, लार्जेस्ट रिमेन फरीदाबाद एज पर सेंसस। कि फरीदाबाद भी जो है हमारी लार्जेस्ट सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद हरियाणा की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं हम कि हरियाणा की पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स है क्या। तो इसमें एक आगे एक टेबल बनी हुई है। इसमें बेसिकली कंपेरिजन है 2001 का 2011 का, क्योंकि हम जो है ऑथेंटिक डेटा लेके ही चलेंगे। सीधी सी बात ये है, क्योंकि सेंसस से ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा कोई और प्रोवाइड करवा नहीं सकता। तो अब इसमें थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2001 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 2.11 करोड़ थी, और 2011 में जो है 2.54 करोड़ थी। उसके बाद इसमें दिया हुआ है मेल का रेशो और फीमेल का रेशो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेल का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल। उसके बाद इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ दी गई है। अब ये एक सोचने वाली बात है, ये हमारा यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सा पॉइंट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये वाला कि 2001 तक जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो तब उतनी कितनी हुई थी, 28.6%। लेकिन 2011 में ये पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि हमारे जो हरियाणा में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो वेल अवेयर है, उनको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन से हमारा ही नुकसान है। तो यहाँ पे कोई फोर्सफुल मेजरमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि चाइना में है 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी है। तो हरियाणा में लोग इतने अवेयर हैं कि उनको पता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे करना ठीक नहीं है, ना तो इकोनॉमिकली ना सोशली, कैसे भी आप उसे कह सकते हो। तो ये एक हरियाणा के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हरियाणा की कमी होती जा रही है। फिर आता है सेक्स रेशो। इसमें भी हम थोड़ा सा क्रिटिकल रहे हैं। इसमें हमारी हरियाणा की इमेज काफ़ी ख़राब रही है। 2001 में 861 था 1000 में से नंबर ऑफ वुमन का, और उसके बाद 880 के आसपास आया 2011 में। लेकिन ये अब और इम्प्रूव हुआ है। अभी कल मैंने आर्टिकल देखा एक, तो उसमें 921 है 1000 में से। तो धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव हो रहा है, और उसके पीछे गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें अच्छी मेहनत की है। तो कह सकते हैं कि सेक्स रेशो
जिसके लिए हरियाणा कुछ टाइम तक काफ़ी बदनाम रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अब एक कह सकते हैं कि जो डिलेमा है जो है लगा हुआ था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बाद है आपका चाइल्ड सेक्स रेशो, पहले ये 819 था, अब ये 834 है। उसके बाद कल भी हमने इसकी बात की थी डेंसिटी की, डेंसिटी कितनी थी, पहले 478 थी, अब 573 है, और अभी ये 612 के आसपास है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो जो लास्ट ईयर था, अब ये 612 के आसपास है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी कल भी हमने डिस्कस किया था कि मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों का नंबर। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। 2001 में मान लीजिए कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 478 लोग थे, फिर 2011 में पॉपुलेशन बढ़ी 573 हो गए। उसके बाद 2019 में उसी जगह में जो है 612 हो गई। अब सीधी सी बात है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसकी सप्लाई जो है कांस्टेंट है, उसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो ज़मीन तो उतनी रहेगी जितनी है, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू से देखें कि एक किसान है, ठीक है, उसके पास जो है 10 एकड़ ज़मीन है। अभी उसके आगे जो है 2 बेटे हुए तो वो ज़मीन जो है 5-5 में डिवाइड हो गई। उनका फिर आगे चल के जो है 2-2 बेटे हुए तो वो 2.5-2.5 एकड़ में डिवाइड हो रही है। तो इसके दो नुकसान हैं। एक तो जो ज़मीन 10 एकड़ थी पहले, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। इसको हम कहते हैं स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, कि पहले एक किसान जो है 10 एकड़ पे खेती करता था, अब उसे 2 एकड़ पे करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेंगे, उसको नुकसान होगा। तो वो कैसे, कि मान लीजिए कि अगर मैं आज के टाइम में कोई बात करूं कि एक नॉर्मल आदमी की डाइट की बात करता हूं, कि अगर आज एक आप अच्छा सा खाना खाएंगे, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं, एक नॉर्मल खाना अगर आप खाओगे तो 50 से 60 रुपये प्लेट पड़ता है आपको एक टाइम का खाना। चाहे आप किसी भी सिटी में चले जाओ हरियाणा की, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, हमने 50 रुपये मान लिए कि 50 रुपये में एक आदमी को 6 रोटी 2 सब्जी सैलेड वगैरह मिल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर यही फॉर्मूला मैं हॉस्टल व स्टूडेंट पे लगाऊं तो हॉस्टल में, क्योंकि हम भी हॉस्टल में रहे, आप भी रहे होंगे आई एम श्योर, हॉस्टल में जो एक प्लेट का खाने का खर्चा आता है एक डाइट का, वो मैक्सिमम 20 से 22 रुपये या हार्डली 25 रुपये आता है। तो बाहर एक आदमी खाना खा रहा है, उसको 50 रुपये पड़ रहा है, लेकिन उससे भी बेटर और क्वांटिटी में ज़्यादा खाना उसको हॉस्टल में अगर वो रहता है तो 25 पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उस हॉस्टल में जो बच्चे हैं वो 400 के आसपास है मान लो, तो उनको बल्क में डिमांड है उनकी, कि उनको 2 बोरी प्याज चाहिए, 1 बोरी उनको टमाटर चाहिए, तो उनको मतलब उनको बंडल में चाहिए वो चीज़ें। और जब भी कोई हम चीज़ बंडल में लेते हैं ना, वो हमेशा ही सस्ती पड़ती है। आप कभी भी देख लेना, मान लीजिए कि जैसे कोई एक नॉर्मल सी कॉमोडिटी ले लो आप, जीरा है जैसे, मान लीजिए कि जीरा का जो रेट है मार्केट में 1000 रुपये किलो है, मान लेते हैं ये प्राइस है जीरे का। तो अगर आप 1 किलो लेने जाओगे तो आपको 1000 का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आधी किलो लेने जाओगे, यानी 500 ग्राम आप लेने जाओगे, तो कायदे से मिलना चाहिए 500 रुपये का, लेकिन दुकानदार हो सकता है आपको 520 या 530 का दे। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। अगर आप फिर लेने जाओगे 250 ग्राम, तो कायदे से आपको 250 मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा आपको 280-300 के आसपास। फिर आप क्वांटिटी थोड़ी और कम करो, आपको प्राइस उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है कि जैसे जैसे आप छोटी ज़मीन पे खेती करोगे ना, आपका उसमें नुकसान है, आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। अब यूएसए में एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल क्यों है? अगर आप ध्यान से सोचो, किसान तो वहाँ पे भी है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल शॉकिंग चीज़ बता रहा हूँ कि जितनी यूएसए की पॉपुलेशन है उसका 1.5% ही सिर्फ एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। मान लीजिए कि 100 लोग हैं यूएसए में, तो 100 में से 2 लोग ही एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और 98 जो है अदर सेक्टर में है, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर एट्सेट्रा कुछ भी हो। लेकिन वो जो 2 लोग लगे हुए हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो पूरे यूएसए को फीड कर रहे हैं, पूरे यूएसए को अनाज वगैरह सब सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत बड़े किसान हैं। एक किसान के पास 100 एकड़ 500 एकड़ ऐसे ज़मीन है, बहुत बड़ी। तो सीधी सी बात, इतनी बड़ी ज़मीन के लिए जब वो बीज वगैरह लेके आएंगे, इनपुट लेके आएंगे,
तो वो उनको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ने वाला है, वो उनको ठीक रेट पे मिलेगा। और उसके बाद बड़े जो किसान हैं उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें खेतों में दवाई डालनी है, स्प्रे डालना है, तो कैसे मैनुअल डलता है, कोई बेचारा लेबर है वो अपनी जान रिस्क में डाल के स्प्रे इसमें से डालता है खेतों में। कई बार हमको देखने में मिलता है कि बीमारी भी लग जाती है, बंदा कई बार तो जो है वो स्प्रे की स्मेल जो है उसके अंदर चली जाती है सांस के थ्रू, और वो कई बार तो मर भी सकता है। तो वो इतनी डेंजरस गैस है, स्प्रे है, लिक्विड है, कुछ भी लगा लीजिए, तो यहाँ पे मैनुअल करना पड़ता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर आपको खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स कुछ भी डालना है, क्योंकि 500 एकड़ ज़मीन है किसान के पास, तो वो क्या करता है, थ्रू प्लेन करवाता है। प्लेन आ जाएगा, ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ जाएगा और नीचे जो है वो स्प्रे डालता हुआ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मशीन का यूज बहुत ज़्यादा होता है यूएसए में, और यहाँ पे मशीन का यूज उतना ज़्यादा नहीं होता। अभी भी आप कई जगह पे देखते हो, जैसे आजकल तो गेहूं की कटाई चल रही है, तो आप वहाँ पे कई जगह देखोगे हर जगह कंबाइन से कटाई नहीं करा रहे हैं, मैनुअल करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चैलेंज रहता है। खैर थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया देखो सेम ही रहेगा ना, एरिया जितना पहले था 2001 में 17,070, और यहाँ पे भी वो इतना ही है। और यही बात मैंने आपको समझाई है कि एरिया, ज़मीन जो है, लैंड जो है, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती, वो कांस्टेंट रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लैंड पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर कैसे, मान लीजिए पहले इतनी ज़मीन से 100 आदमी गुजारा करा रहे और उनकी एग्रीकल्चर उग रही थी, पॉपुलेशन बढ़ी 100 से 200 हुई, ज़मीन उतनी रही, तो क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड डाल लो, ताकि जो एक्स्ट्रा 100 पॉपुलेशन आई है उनका भी तो पेट भरना है ना। तो ज़मीन पे प्रेशर बढ़ गया किस चीज़ का, कि आप ज़्यादा जो है अनाज उगाओ। फिर 200 से 1000 पॉपुलेशन हुई, फिर ज़मीन पे और प्रेशर बढ़ा कि इसमें और दवाइयाँ डाल लो, इसमें और पेस्टिसाइड डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो और पॉपुलेशन का पेट भरा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लैंड तो बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है इस चीज़ का। उसके बाद आपका टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है, ये आप देख सकते हो 0 से 6 साल के बीच में, यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है 33,35,537 के आसपास, ठीक है। और 2011 में कितना हो गया था, 33,80,721। तो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज नहीं है। मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इसमें हमने मुझे लगता है थोड़ा इसमें और हम थोड़ा और बेटर अचीव कर सकते थे। एक्चुअली देखो गवर्नमेंट इसको 2 तरीक़ों से नहीं सोच रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके 2 तरीके से सोच सकती है। मुझे अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट को कुछ सजेस्ट करने की, ऑल्दो मैंने किया भी है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है mygov.in, उस पर आप जो है उसमें एक आइडिया बॉक्स है, मतलब आप उस पर वहाँ पर अगर आपको कोई गवर्नमेंट को आप सजेशन देना चाहते हो तो वो आप इजीली दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक सजेशन गवर्नमेंट को दिया था। और वो सजेशन क्या था कि अगर आपको ये लिटरेसी रेट और बढ़ानी है तो एक होता है कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो सीनियर सिटीजन है वो पुराने जनरेशन से हैं, मोस्ट ऑफ पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स भी जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैंने उनको इतना तो सिखा दिया है कि वो अपना नाम लिख सकते हैं, अपना मोबाइल भी अच्छे से चला सकते हैं सिंगल वाला। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पेरेंट्स लगा लीजिए, अंकल लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए, अगर उनको भी थोड़ा सा हम बेसिक एजुकेशन दे सके तो ये लिटरेसी रेट और इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि लिटरेट की डेफिनेशन है क्या, कि लिटरेट कौन है, हु इज़ लिटरेट, ए पर्सन हु कैन ईजिली रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, कि एक इंसान जो एक कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ लिख और समझ सके उसको हम साक्षर कहते हैं, उसे हम लिटरेट कहते हैं। तो
गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि जो इनको भी हम कुछ बेसिक चीज़ें सिखा सकें। ऑल्दो आई नो कि इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चों को सिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे जिनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे हम जिद भी नहीं कर सकते, उनको हम पनिश भी नहीं कर सकते, उनको सिखाना एक अलग चैलेंज रहता है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया, नो, किया है। 1991 में किया कि प्रौढ़ शिक्षा पे जोर दो, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी किया, राजीव गांधी के टाइम पे भी किया, लेकिन वो फेल हुआ। अब फेल किस तरफ से हुआ आई डोंट नो, कि वो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि थोड़ा सा ओल्ड एज में जाके इंसान जो है चिड़चिड़ा भी हो जाता है, जल्दी गुस्सा करता है, तो थोड़ा उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रौढ़ शिक्षा को सीनियर सिटीजन हैं उनके एजुकेशन के लेके भी गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए, तब ये जो हमारा नंबर है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आई एम श्योर। उसके बाद मेल लिटरेसी है और फीमेल लिटरेसी है। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो पहले दो ये मेल लिटरेसी बड़ी है, 80% से ज़्यादा होने का अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फीमेल में ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है फीमेल में, लेकिन पिछले 10 साल में, पिछले 5-7 साल में आई एम श्योर कि ये डेटा चेंज होगा, आई एम श्योर। जहाँ तक मुझे लगता है, अभी जो मैंने एक जो फ्री एजेंसी का डेटा पढ़ा है, जो हरियाणा में लेटेस्ट जो फीमेल लिटरेसी है वो चली गई आपकी 74.23 समथिंग। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फीमेल लिटरेसी बड़ी है, थैंक्स टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सगुन योजना, एंड देयर आर सो मैनी स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप जो है ये स्कीम लेके आओ, तो जिससे फीमेल लिटरेसी बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा रिलीजियस डेटा की, हरियाणा में किस धर्म के लोग कितने रहते हैं और क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि हरियाणा में जो है हिंदू ज़्यादा रहते हैं, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन है। और ये यहाँ पे दिया भी हुआ है टेबल में कि जैसे हिंदू है तो हिंदू की जो परसेंटेज है वो दी गई है 87.46 के आसपास, कि लगभग आप 88% लगा लो कि 100 में से 88 आदमी हरियाणा में जो है वो हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मुस्लिम, जो मोहम्मदन होते हैं आपके, वो जो है वो सिर्फ 7% के आसपास है हरियाणा में। और ये पूरे हरियाणा में भी नहीं है एक्चुअली, ये जो हमारा उधर का एरिया है महेंद्रगढ़, मेवात, नूह के आसपास जो उधर है एरिया है नूह के आसपास का, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे हमारे सरदार जी हैं सिख, इनका जो परसेंटेज है वो 4.91 या 5% के आसपास मान लीजिए, ये इतना रहा है। उसके बाद जैन हैं, जैन आपने देखे होंगे जो मुंह पे वो सफ़ेद पट्टी बांधते हैं, नंगे पांव चलते हैं, ठीक है, वो जैन धर्म के यहाँ पे बहुत ही कम है, 0.21%। उसके बाद क्रिश्चियन है, ईसाई ना के बराबर ही लगा लीजिए, क्रिश्चियन थोड़े बहुत करनाल में तो मैंने देखे हैं, या 1-2 जगह और लगा लीजिए, तो ये भी बिल्कुल कम है, 0.20%। नॉट अवेलेबल मतलब इनका कोई धर्म नहीं है, या आप कह सकते हो कि नास्तिक कह सकते हैं, कि कहीं होते हैं ना इंसान कहते हैं कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, ये धर्म भरम सब पाखंड है। तो वो जो नास्तिक इंसान है उनको हम नॉट अवेलेबल स्लॉट में डालते हैं, वो भी है कुछ 0.17%। उसके बाद बुद्धिस्ट है बहुत कम, 0.03%। उसके बाद अदर रिलीजन है 0.1%। लेकिन आप कभी ये सोचना, कभी ये वैसे सब्जेक्ट की चीज़ नहीं है, लेकिन आप कभी सोचना जो बुद्धिज़्म चला था, जो भगवान बुद्ध हुए थे, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एक धर्म है बुद्ध धर्म, इंडिया में तो उसका जन्म हुआ, लेकिन अगर आज हम देखते हैं बुद्ध धर्म चाइना में है, थाईलैंड में है, बहुत जापान में है, बहुत जगह पे बुद्ध धर्म फैला हुआ है काफ़ी हद तक। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस देश में ये पैदा हुआ वहाँ तो ये हुआ नहीं, ठीक, और दूसरे देश में फैल गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अगले लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा, फीडबैक सेक्शन एक होगा हमारा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हुआ इंडिया में, उसके पीछे क्या कारण थे, और ये अदर कंट्रीज में फैल गया, कैसे हुआ ये सब, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें और अदर रिलीजन की 0.1% समथिंग है।
फिर बात करते हैं हरियाणा में जो अर्बन पॉपुलेशन है, मीन्स जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, कि देखो शहरों में रहने वाले लोग तो अब ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ या आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे मेरी तरह जो शुरू से ही शहर में नहीं रह रहे हैं, जो पहले गांव में रहते थे फिर गांव से माइग्रेट होके शहर में आए हैं। तो ये माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि भाई लोग जो है गांव से शहर की तरफ क्यों भागते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। बहुत सारे रीज़न में से अगर मैं आपको टॉप 3 रीज़न दूँ तो फर्स्ट है टू सीक एम्प्लॉयमेंट, कि रोज़गार की तलाश में बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव करते हैं, आते हैं शहरों में और उनको रोज़गार मिल भी जाता है, लेकिन ठीक है उनको गुजारा हो जाता है। ऐसे देखो शहर के बारे में एक बात बोली जाती है कि शहर में चाहे अगर कोई काम करने वाला आदमी है, अगर वो एक छोटी सी किसी चीज़ की रेडी भी लगा लेता है तो शाम तक वो 300-400 रुपये आराम से कमा लेता है। तो रोजी रोटी के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। पहला रीज़न आपका टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड रीज़न क्या है अर्बनाइजेशन का या शहर में आने का? सेकेंड रीज़न है टू अवेल फैसिलिटीज़। गांव में तो अभी चलो गांव में थोड़ा भी सुधार हुआ है, आई एग्री विद इट। जो है पावर सप्लाई जो है बिजली रहती है काफ़ी टाइम तक, लेकिन पहले तो ये सिनारियो नहीं था ना जो पहले। अभी शहर में अभी बेटर है बहुत सारी चीज़ों में, फैसिलिटी है, साफ़ सफाई है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अच्छे स्कूल है, अच्छे हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं गांव तो इन चीज़ों में अभी पीछे ही है ना, शहर के इक्वल तो अभी नहीं हुआ है गाँव। तो इसलिए भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए भी जो है यहाँ पे लोग आते हैं। तीसरा जो रीज़न है, तीसरा रीज़न यही है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। देखो देखो कि तो मैं जो अभी बात कर रहा हूँ तीसरे रीज़न की, तीसरे रीज़न की यही है कि भाई आपका एक बेटर लाइफस्टाइल हो जाता है शहर में आके। देखो गांव का आदमी कितना अमीर हो, कितना लग्जरियस उसकी लाइफ हो, लेकिन लोग उसको कहते देहाती है, देसी आदमी है। लेकिन शहर में अभी भी है वो शो ऑफ, कह लीजिए आप कि शहर में वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो शो ऑफ ज़्यादा है शहर में, दिखावे की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए भी लोग यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई एक अच्छी ज़िंदगी जी जाए शहरों की तरफ तो ठीक रहेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन अभी मान लीजिए सिर्फ 100 है, 100, तो अगर मैं ये कहूँ या गवर्नमेंट ये कहे कि भाई जो सिर्फ दिल्ली के है ना, जिनका ओरिजिन ही दिल्ली पे है, मतलब जिनके बाप दादा दिल्ली से ही थे, शुरू से जो दिल्ली में रह रहे हैं, सिर्फ वो लोग दिल्ली में रहेंगे, तो आपको हार्डली, सच में बताऊं कि मुश्किल से सिर्फ 20 लोग ही वहाँ दिल्ली में बच पाएंगे। जो 80 लोग हैं वो सारे क्या है, माइग्रेंट्स हैं, मतलब कि वो बाहर से आए हैं, अदर स्टेट से। कुछ हरियाणा से गए हैं, कुछ पंजाब से, कुछ यूपी से, कुछ बिहार से। तो दिल्ली पे जो बर्डन है ना वो बाहर के स्टेट का ज़्यादा है। अगर खुद की पॉपुलेशन देखी जाए दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली की, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आते हैं रोज़गार की तलाश में, तो इसलिए एक दिक्कत बढ़ जाती है। एनीवे चलो आगे हम आगे चलते हैं, वो एक अपना इशू रहता ही है। तो पॉपुलेशन का नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक डेटा है हमारा, इसमें हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं। ये है जी, ये जो हमारा शहरों का नंबर है ये और गांव का है। शहर में 35% लोग रहते हैं और गांव में रहते हैं 65% के आसपास। उसके बाद इसमें मेल पॉपुलेशन है, ये मतलब यहाँ पे जो इनको डिवाइड किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है किस हिसाब से, भाई बैकग्राउंड कैसी है, अर्बन है या रूरल है, उस हिसाब से। तो ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एंड वो टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा में डेवलपमेंट का जो एक पिक्चर कह सकते हैं कि हरियाणा में डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस सेक्टर में हुआ है, कौन से सेक्टर लीडिंग है, कौन से सेक्टर बैकवर्ड है, उन सब को लेके इसमें ये हुआ है। तो बेसिकली हम ये हरियाणा का मैप ऐसे तो हम सबको पता है इस चीज़ का। कल भी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का एक नाम क्या है, द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। हरियाणा इज नोन एज इट्स फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज स्ट्रेंथ।
दोनों चीज़ है इसकी। रिच कल्चर तो है ये, देखो हरियाणा का जो खाना पीना है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आपका पहनावा है, और उससे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसकी हेरिटेज है, जो आपके धरोहर जिसे आप कहते हो। अगर आप कुछ क्षेत्र जाओगे तो कितना कुछ है देखने का, ब्रह्म सरोवर है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो है ये, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हरियाणा जो है अच्छे स्टेटमेंट की गिनती होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, कि हरियाणा के जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है इसमें देखिए पहले 2012-13 से जो है ये डेटा पिक किया गया है। तो यहाँ पे इकोनॉमी का साइज देखिए आप, जीएसडीपी का, ये सिर्फ कितना था, ये था हमारा 3,47,072 2012-13 में। उसके बाद ये फिर इंक्रीज हुआ 3,99,268, उसके बाद ये फिर इंक्रीज हुआ 4,36,962, अगेन इंक्रीज 4,85,000, उसका फिर इंक्रीज 5,45,000, फिर इंक्रीज 6 लाख, फिर 2018-19 में ये हमारा एस्टिमेटेड ही है, अभी फाइनल इसकी काउंटिंग नहीं हुई है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इकोनॉमिक्स में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है, टू नो द ट्रेंड। इकोनॉमिक्स में इतना डेटा है कि कोई बंदा से याद नहीं कर सकता। कैसे, जैसे 5 ईयर प्लान कोई बंदा सारे याद नहीं कर सकता कि पंचवर्षीय योजना जितनी भी इंडिया में आई कहाँ कहाँ क्या खर्च होगा, हम सारा डेटा जो है याद नहीं कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी बात। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ हम ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कि कितना जो है यहाँ पे ट्रेंड हमारा, यहाँ पे जो ट्रेंड है ये हमारा पॉजिटिव, इसको इंक्लाइनिंग बोलते हैं, कि जो हरियाणा की जीएसडीपी है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ग्रेजुअली बढ़ी है ऊपर की तरफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है, हरियाणा की इकोनॉमी ने जो है ग्रो किया है, हमने जो है ग्रोथ की है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हरियाणा की इकोनॉमी में किस सेक्टर का कितना % कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए कि हरियाणा की इकोनॉमी है 100 रुपये, तो 100 रुपये में से कितने पैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, और कितने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, और कितने टर्सरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं उससे आ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में की जो टोटल जीएसटीबी है, ग्रेस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 100 रुपये में मान लीजिए कि 100 रुपये में से 22 रुपये जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से, और ये जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। देखो 2013 में था एग्रीकल्चर का शेयर 22.4%, 2015 में कम हो गया 20.2%, और जो उसके बाद और कम हुआ, जो हमारा कम हुआ कितना, 19.5%। तो ये वाला और ये वाला आप इनको कंपेयर करो, ये जो है कम होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें इंडस्ट्री आता है, मेन फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं। तो पहले 2013 में जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो था हमारा 32%, 32.4%। 2015 में कम हो गया 31.5% रह गया, 2017 में और कम हो गया 30.7% रह गया। तो ये भी जो है आप देख रहे हो कम हुआ है धीरे धीरे। फिर है टर्सरी सेक्टर, लीडिंग सेक्टर फॉर हरियाणा इकोनॉमी, सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर होता क्या है बेसिकली, सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ट्रेड, बैंकिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एट्सेट्रा, एंड टेलीकॉम सर्विस ऑल्सो इंक्लूड दिस। कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ या मैं आपको क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ, तो वो क्या है, वो सर्विस है। आप मेरा लेक्चर जो है सिर्फ सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते। मतलब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज वो चीज़ है जिसको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, दैट इज नॉट टेंजिबल। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जो है 2013 में था 45%, फिर ये आगे बढ़ा, 2015 में जो है ये इंक्रीज हुआ 48% पे चला गया, और 2017 में और इंक्रीज हो गया, ये हमारा चला गया ऑलमोस्ट
50% के आसपास। मतलब कि अगर 100 रुपये हरियाणा की इकोनॉमी में आ रहे हैं तो 100 में से 50 रुपये अकेले सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। तो अब आप कहीं ये सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर में इतने लोग लगे हुए हैं। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एग्रीकल्चर में अभी भी हरियाणा की आधी पॉपुलेशन लगी हुई है कम से कम, यानी 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ तो सिर्फ आ रहे हैं 19 रुपये, और जिस सेक्टर में सर्विस सेक्टर में 30% लोग लगे हुए हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, सब मिला के वहाँ पे सिर्फ 30% लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है 50%। तो ऐसा क्यों? तो इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न कि जो हमारी हरियाणा की इकोनॉमी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर में जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। MP इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी खेत में हमें ज़रूरत तो है सिर्फ 5 इंसान की, कि एक खेत को काटना है, बोना है, जो भी उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको करने के लिए 5 लोग सफिशेंट है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे लगे हुए 8 लोग हैं। ज़रूरत सिर्फ 5 की है, लगे हुए 8। तो उससे हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। कि जो काम 5 इंसान कर सकते हैं उसको 8 कर रहे हैं, तो जो 3 इंसान एक्स्ट्रा है उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो रहेगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ आपको कि वो जो 3 काम कर रहे हैं वो ना के बराबर उनका काम है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में जितनी पॉपुलेशन अभी लगी हुई है हरियाणा की 50%, इतने की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर हम 50% में से एग्रीकल्चर में से 20% लोग हम खींच भी लें, उन 20% को किसी और सेक्टर में हम डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लिख के दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो अब है 20% पॉपुलेशन निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप किसी काम को जल्दी करना चाहते हो तो ज़्यादा लोग लगा दो। ज़रूरी नहीं है कि फंडा हर बार कामयाब रहे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लो। कैसे कि जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, आप 30 बच्चे हो मेरी क्लास में। तो क्या हुआ, मैं आपको ठीक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीसी साहब कहते हैं कि नहीं, और एडमिशन आने दो, और एडमिशन हो जाएंगे बच्चों के तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बच्चे ज़्यादा अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे। तो बच्चे जो है मेरी क्लास में आ गए 40, तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर स्टूडेंट का नंबर बढ़ा दिया, 50 कर दिए, 60 कर दिए, 70 कर दिए, तो क्या मैं पढ़ा पाऊँगा इतने बच्चों को एक साथ? नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है ऑप्टिमल, जिसको हिंदी में कहते हैं इष्टतम। ऑप्टिमल का मतलब ये नहीं होता कि मैक्सिमम हो, ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि ना तो ज़्यादा और ना ही कम। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि इतना कि जिससे कि काम अच्छे से चल सके। तो वो एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये इसमें और भी चीज़ें हैं, ये समरी है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है हरियाणा के। ये आप सबको पता है, हरियाणा के गवर्नर का श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं, हमारे CM श्री मनोहर लाल खट्टर है, जियोग्राफिक एरिया। ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख लेना, इसमें कोई अलग से बताने वाली चीज़ इसमें है नहीं है, ठीक है। प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कि हरियाणा में जो है देखने का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है। तो मैंने तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है, आई होप कि आपने देखी हो। जैसे करनाल लेक इसमें दिया हुआ है, लोको सेड रेवाड़ी में है, माता मनसा देवी ये पंचकुला में है, मोरनी हिल्स पंचकुला में है, उसके बाद नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है, नाहर सिंह महल फरीदाबाद में है, पिंजौर पंचकुला, यदविंदर गार्डन, अमंग अदर्स, और भी इसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। तो इसमें हरियाणा काफ़ी रिच रहा है। फिर बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम की, कि ये कितनी है, और इसमें जो है स्टेट वाइज कंपैरिजन किया गया है कि हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है और जो दूसरे स्टेट में प्रति व्यक्ति आय है, उस हिसाब से हम कितना आगे है। तो पहले हमें हमारा
हरियाणा ढूंढते हैं, हमारा हरियाणा यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है, ये राज्य रेड वाला। तो आप देख सकते हो जो दूसरे स्टेट है काफ़ी कम है। हरियाणा से ज़्यादा किस किस का है, चंडीगढ़ का है, पुडुचेरी का है, सिक्किम का है, दिल्ली का है और गोवा का है। तो बस आप ये मान लो ज़्यादा से 4-5 स्टेट ही हमसे आगे हैं और ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ये एनुअल इनकम है पर कैपिटा की, ये आप देख लीजिए। जो एनुअल इनकम है वो हरियाणा की 1,80,174 है और सबसे कम किसकी है, बिहार की 38,860 सबसे कम। देखो वो कितना गरीब स्टेट है। उसके बाद हम बात करें गोवा की, तो गोवा की आप देख लीजिए 3,75,550 है। तो गोवा का हमसे आगे रहने का देखो 2-3 रीज़न है। एक तो गोवा काफ़ी छोटा स्टेट है, मुश्किल से 1-2 ही डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन का बर्डन नहीं है। दूसरा टूरिज्म से इतनी इनकम जनरेट हो रही है कि उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। टूरिज्म है, उसके बाद कैसीनो भी वहाँ पे है, कैसीनो वहाँ पे अलाउड है, लॉटरी सिस्टम अलाउड है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ गोवा में जो है अलाउड है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा एक अच्छी जगह पे स्टैंड करता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का कल भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बस यही है कि हमारे जो है फिस्कल डेफिसिट कब होता है कि जब हमारे खर्च जो है ज़्यादा रहें और रिसिप्ट्स जैसे हम इनकम कहते हैं वो जो है ज़्यादा ना हो। मान लीजिए कि हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है उसको हम फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और मेनली देखो गवर्नमेंट की इनकम होती कहाँ से है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं से इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, रिवेन्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर आपकी ये जो हमारे शराब के ठेके हैं, ये टोबैको वगैरह, इन पर टैक्सेशन बहुत हैवी लगाती है गवर्नमेंट, तो ये इनका एक लीडिंग सोर्स है। तो कहीं ना कहीं और हमारे जो एक्सपेंडिचर है तो वो तो बहुत सारे हैं, स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हम सैलरी देते हैं, तो खर्च बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के। तो जैसे जैसे ये खर्च और आमदनी का गैप बढ़ता है तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ट्रेंड दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो अच्छी बात ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है अकॉर्डिंग टू टाइम कम होता जा रहा है, मतलब ये कम हुआ है। देखो 2015-16 में 6.5% था ये, 2016-17 में 4.8% रह गया, उसके बाद 2017-18 में 2.8% और उसका थोड़ा बढ़ा है। उसके देखो कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल कामटीज होती है और भी बहुत सारे, मानसून अच्छा ना हो वो तो एग्रीकल्चर जो किसान को कंपनसेशन भी देना पड़ता है, बहुत सारे इशू होते हैं गवर्नमेंट के पास भी। 2018-19 में थोड़ा सा बढ़ा है 2.9%। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है, जो हरियाणा का फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ फिजिकल पोजीशन विद अदर स्टेट, कि हरियाणा की जो पोजीशन है फिजिकल मतलब टैक्सेशन में, रिवेन्यू में कैसी है। तो ये रेड से हरियाणा को शो किया गया है कि हरियाणा में जो फिजिकल डेफिसिट है वो 2.9% है, ठीक है। तो इसमें हम जो कह सकते हैं कि हम मीडियम में आते हैं, ना तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं ना हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं। अब देख लीजिए हरियाणा से कम वाले डेफिसिट भी बहुत हैं, जैसे आपका ये दिल्ली है, मिजोरम है, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कम है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी हैं बहुत सारे स्टेट, जैसे सिक्किम है, असम है, यूपी है, राजस्थान है, नागालैंड है, केरला है, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और देखो सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का ऐसा है, देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश रहने के लिए तो अच्छा नहीं है लेकिन घूमने फिरने के लिए अच्छा है। मतलब आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाओगे तो आप वहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे एज ए रेजिडेंस रहोगे हिमाचल प्रदेश के तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी वहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, जियोग्राफिक कंडीशन ऐसी है, ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, पावर सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए भी यहाँ पे दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि पहाड़ों को चीरना पड़ेगा, कंडीशन वेदर ऐसा है, ठंड रहती है काफ़ी, तो बहुत सारे इशू वहाँ पे हैं। तो ओवरऑल हरियाणा की जो स्टेटस है फिजिकल डेफिसिट के मामले में वो सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा हमारे पर बर्डन नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की।
कि कितनी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। जैसा भी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हरियाणा का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। हरियाणा का इन्वायरमेंट अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली है तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, यहीं पे बिजनेस करना चाहेंगे। अगर यहाँ का जो सराउंडिंग है, जब जो माहौल है, अगर वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो ये टेबल दी गई है, इसमें जो है ईयर लिया गया है, हरियाणा के जो नंबर है वो लिया गया है इंडिया का। इसमें बेसिकली हमें एवरेज चेक किया गया, कंपेयर किया गया है इंडिया का और इसका, कि इंडिया में जितने भी प्रपोजल आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मान लीजिए कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करने के प्रपोजल आए 100, तो 100 में से कितने इन्वेस्टर ऐसे हैं जो हरियाणा में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो जितने भी प्रपोजल 2014 में आए उनके 0.7% हरियाणा में करना चाहते थे। उसके बाद ये फिर और बढ़ा 0.9% हुआ, फिर ये कम हो गया 0.5% हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 0.5% क्यों हुआ ये आपको शायद पता है, नहीं पता, आई डोंट नो। वो थोड़ा हमारा जो उस टाइम पे जाट आंदोलन हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही फिर वो राम रहीम का और उसके बाद फिर वो रामपाल का। तो देखो ये जो टकराव होता है ना सोसाइटी में, कन्फ्लिक्ट होता है आपस में, इससे जो है इन्वेस्टमेंट में बहुत असर पड़ता है। मान लीजिए हरियाणा की किसी भी जगह पे कोई छोटा सा दंगा फसाद हो जाता है तो एक बंदा जो जापान में बैठा हुआ है, वो जो सोच रहा है कि मुझे हरियाणा में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हो सकता है कि इस घटना को देख के, सुन के, इस न्यूज़ को सुन के वो अपने हाथ पीछे खींच ले। बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और ऐसा हुआ भी था जब उस टाइम पे ये हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, जाट आंदोलन का हुआ था, रामपाल का हुआ था, राम रहीम का हुआ था। ये जो जितना भी लॉस हुआ था हरियाणा की इकोनॉमी में, उससे सबसे बड़ा लॉस ये था कि उस टाइम पे 20 जापान की कंपनियां हरियाणा में इन्वेस्ट करने जा रही थी उस साल में। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उन 20 जापानी कंपनी ने अपना प्रपोजल जो है विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं इनका लॉन्ग टर्म नुकसान तो होता ही है। ये जो आपस में हम दंगे फसाद करते हैं, कभी किसी और मैटर पर लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है एफडीआई इनफ्लो की, कि यहाँ पे कितना हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है हरियाणा में, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है जानना। तो हरियाणा देख लीजिए कहाँ है। रीजनल चंडीगढ़ शेयर ऑफ एफडीआई इंडिया टोटल पॉपुलेशन, कि किसका ज़्यादा यहाँ पे, किस एरिया का या किस रीजन का हरियाणा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो मुंबई के लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, न्यू दिल्ली के लोगों ने किया है, बेंगलुरु ने, चेन्नई ने, अहमदाबाद ने, इन्हें यहाँ पे हरियाणा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आया है एक्सपोर्ट, कि हरियाणा के एक्सपोर्ट की क्या स्टेटस रही है। तो ये बिलियन में है। तो 2015 में जो है 11.3 बिलियन डॉलर जो था हमारा एक्सपोर्ट की वैल्यू थी। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है कभी भी उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जाता, कभी भी उसके हमेशा वैल्यू में मेजर किया जाता है, कि जो हमने एक्सपोर्ट किए उसकी वैल्यू कितनी थी, 11.3 बिलियन डॉलर। उसके बाद 2016 में कम हुए, अगेन वही दंगे फसाद वो सारी चीज़ें, उससे जो है थोड़ा कम हुए 10.3%। फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ 10.7% 2017 में, और 2018 में तो बिल्कुल ही मैसिव इंक्रीज आया है, बिल्कुल मैसिव 13.3 बिलियन डॉलर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारा ट्रेंड है, आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड ऐसे था, फिर ये ऐसा था, फिर ये ऐसे था। तो ये ट्रेंड क्या हुआ, पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर अपवर्ड है। और 2019 का भी अपवर्ड ही है, आई एम श्योर, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे भी ट्रेंड है अगेन, कि इसमें क्या लिखा गया कि जो हमारे मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हरियाणा के, जैसे बासमती राइस है, मसाले हैं,
और भी बहुत सारी पर्शिबल गुड्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर की, फ्रूट्स है, आम है, कितने कुछ हैं। तो उनका एक्सपोर्ट कब कब बढ़ा और कब कम हुआ, यहाँ पे भी उनकी वैल्यू दी गई है। यहाँ पे सिर्फ हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिया है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेंड देख सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो इस ट्रेंड से क्या पता लगता है कि 2011-12 में था ये 1.2, फिर ये 2012-13 में इंक्रीज हुआ, फिर ये 1.4 कम हुआ, 1.3 और कम हुआ, 1.0 2015-16 अगेन वो कम्युनिटी की वजह से फिर ये कम हुआ, फिर 1.1 थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2017-18 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है उसमें हम सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं, वो इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ये डेटा है, ये डेटा आप देख लेना। इसमें जो है बेसिकली डेटा ही दिया है, वैल्यू दी गई है। उसके बाद जो हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई थी 2018 में, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है, टू मेक हरियाणा ए क्लियर डेस्टिनेशन फॉर चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वही होते हैं जिसको हम कह सकते हैं ना कि भाई आपका जो फूड प्रोसेसिंग, इसमें जो फास्ट फूड है, जो आपके कह सकते हैं नूडल्स वगैरह हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइसक्रीम का है, और भी डेजर्ट्स वगैरह हैं, उनमें जो है हरियाणा में लोग आना पसंद करें, हरियाणा जो हम सबकी फर्स्ट चॉइस बने। तो वो इस पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद सेकंड था, टू प्रमोट वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एज डेयरी, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी एंड पोल्ट्री। कि भाई जो वैल्यू एडिशन करना है किस चीज़ में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एग्रीकल्चर की कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इनकम है, तो वो कौन सी आती है आपकी, पोल्ट्री एंड फिशरी। पोल्ट्री को आपका पता ही होगा, वो जिसमें वो जो है मुर्गे वगैरह पालते हैं। अल्दो अभी ये जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत लॉस में जा चुके हैं। वो पता नहीं वो सच है झूठ है। लोग कहते हैं कि भाई वो रूमर्स ही है, क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि भाई किसी को नॉन वेज खाने से जो है कोरोना वायरस हुआ है इंडिया में। लेकिन वो लोगों का एक जो डर था, एक फियर था, तो उसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्मर्स वाले थे जो इस ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है, उनका काफ़ी लॉस हो गया है। क्योंकि डिमांड फॉर नॉन वेज फूड और डिमांड फॉर चिकन जो है वो काफ़ी डाउन चली गई है। मतलब ये ऐसा हो गया है कि कहीं उनमें बीमारी न लग जाए। जो मुर्गे थे, मुर्गियाँ थी, उसको कई जगह पे उन्होंने जिंदा भी दफना दिया है, न्यूज़ में ऐसा भी दिखाया गया था। तो इसकी वजह से भी जो है कोरोना वायरस की वजह से ये पोल्ट्री है ये काफ़ी लॉस में चल रहा है। ऑल्दो ये एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अलाइड एक्टिविटीज़ है पोल्ट्री फार्मिंग का। उसके बाद थर्ड है आपका, टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इन्वेस्टिंग इन फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर दस डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट वैल्यू चेन। कि एक वैल्यू चेन बनानी है जिसमें जो है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो उसमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। टेक्सटाइल पॉलिसी, ये आपको ध्यान से पढ़नी है कि टेक्सटाइल पॉलिसी के क्या क्या इसमें एम लिए गए हैं। बेसिकली इनका ओवरऑल एम तो यही होना चाहिए कि भाई आपके जो है एक्सपोर्ट हम कैसे मैक्सिमाइज करें और इंपोर्ट जो है हम कैसे कम से कम करें। तो एक आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक हरियाणा डेवलपमेंट प्रोफाइल के ऊपर। इसमें बहुत कुछ है, सारा सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम फेस हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट, हरियाणा डेवलपमेंट प्रोफाइल। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में ये आ ही जाता है हर बार। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और 16 मार्क्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ये आप चाहे मेरे वर्ड मार्क कर लो यहीं पे। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है सारा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई ऐसा लगा कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फीडबैक सेक्शन में जाके इसके बारे में लिख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने ग्रुप में सब स्टूडेंट को ऐड कर लिया है अब तक। अभी मेरे पास जो लिस्ट थी 40 बच्चों की थी,
तो 38 के आसपास बच्चे मैं ऐड कर चुका हूँ ग्रुप में। तो अभी हमें इसको स्पीडली करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक दिन में आपको 2-2 लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कराऊँ, ताकि जो हमारा सिलेबस इतना पीछे चल रहा है हम थोड़ा उसकी स्पीड से उसको करें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो कहीं पे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या वैसे भी आप बता सकते हो कॉल करके। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।